एक छोटी सी गलती और मोबाइल परमानेंटली डेड। आप कुछ समझ पाते, आप कुछ सोच पाते, उससे पहले मोबाइल पूरा कंप्लीटली मर चुका हो। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयांश में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक हिमाचल प्रदेश से कुरियर आया था जो मोबाइल भेजा था। उनका नाम है अनूप ठाकुर ने और इनका एड्रेस वगैरह देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए दोस्तों, उनका बॉक्स को ओपन करते हैं, कौन सा मोबाइल भेजे थे इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल के अंदर से एक मोबाइल निकला है जो कि पोको X3 प्रो है, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड हो के आया है मेरे पास। चलिए सबसे पहले एम्पियर मीटर में चेक करेंगे, क्योंकि इसको तो ऑन करने की कोशिश करूँगा लेकिन ऑन होगा नहीं, पता नहीं चलेगा क्या अंदर में प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलिए, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक करो कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए, मैं पावर स्विच को प्रेस करके ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को पता है पोको X3 प्रो का कॉमन इशू है जो कि चलते चलते डेड हो जाना। चलिए सबसे पहले चार्जिंग एम्पियर मीटर में चेक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही चार्जिंग एम्पियर मीटर से चेक करवा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लो वोल्टेज टाइप का कुछ एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मतलब 10, 11, 12, 13 इस टाइप का कुछ, मतलब बहुत लो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मोबाइल लो वोल्टेज पे है। इसको दोबारा से दूसरा एक चार्जर में चेक करता हूँ। देखिए, दूसरा एक चार्जर को जैसे ही कनेक्ट किया, यहाँ पे 158 से लेके 420 450 के अंदर फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए, क्या ये सेट ऑन हो रहा है? नहीं हो रहा है। चार्जिंग एम्पियर मीटर में देखिए 150, 160, फिर उसके बाद हाई एम्पियर जो जा रहा है 450 तक जा रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है। क्या इसका बैटरी में चार्ज नहीं है जिस कारण से कम्प्लीटली डेड हो गया है? ऐसा नहीं है दोस्तों, बोर्ड में ही इशू है। जो भी प्रॉब्लम है पोको X3 प्रो का आपको कॉमन सा इशू है, मदरबोर्ड इशू। लेकिन मेरा जो चार्जिंग एम्पियर मीटर में चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें दूसरा कुछ टाइप का दिखा रहा है। क्यों ऐसा दिखा रहा है? इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, यानी कि जो सब बोर्ड में पोर्ट लगा है, हम जहाँ से चार्ज डाल के चार्ज करते हैं मोबाइल को, वो पोर्ट में भी प्रॉब्लम था। चलिए, इसको तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मोबाइल का कंडीशन देखिए, फ्रेश बोर्ड है, कहीं पे भी काम वगैरह हुआ नहीं है, अभी तक इसका सील्ड भी है। मैं आपको आपके स्क्रीन में दिखा दिया हूँ। चलिए सबसे पहले मैं ही खोलता हूँ और अंदर, जाहिर सी बात है मोबाइल के ऊपर से सील्ड है तो कुछ हुआ नहीं होगा। चलिए एक बार आपको भी दिखा देता हूँ बोर्ड की कंडीशन, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड निकलेगा कि नहीं इसको भी दिखाता हूँ। तो इसी तरह मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं, मेरे पास भेजना चाहते हैं, आपके स्क्रीन में नंबर दे दिया हूँ, उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसमें व्हाट्सएप में हाई कीजिए, वही नंबर पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, वही एड्रेस में भेज सकते हैं। इसी तरह वीडियो भी बनाऊंगा और जो भी मोबाइल भेजेंगे रिपेयर भी करूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा। मोबाइल बने ना बने अलग बात है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश करूंगा और आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक कर रहा हूँ, मेरा चार्जिंग एम्पियर मीटर पे मतलब 0.3 मिली एम्पियर ले रहा है, 0.0032 इस टाइप का कुछ मिली एम्पियर ले रहा है। लेकिन दूसरा चार्जिंग एम्पियर मीटर में चेक कर रहा हूँ तो 154, 55 इस टाइप का कुछ एम्पियर पे जाके स्टॉक हो रहा है। चलिए, चार्जिंग जो पोर्ट है यानी कि जो कनेक्टर है, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करके साफ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेरा जो पहला वाला चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था ताकि इसमें ज़्यादा टाइम ना खींच पाए। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी प्रॉपर चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक कर रहा हूँ, प्रॉपरली चार्जिंग करंट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जितना भी करंट कंज्यूम करना चाहिए अभी प्रॉपर ले रहा है, पहले नहीं ले रहा था। पहले लो वोल्टेज पे मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप का कुछ मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। चलिए, अभी यहाँ से आपको प्रॉब्लम पता चल ही गया होगा कि ये मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम आया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसके अंदर CPU और रैम की इशू आया है, जिस वजह से ये सेट कम्प्लीटली डेड कंडीशन में जा चुका है। और पोको X3 प्रो का ये कॉमन इशू है, जितना भी आज तक कंपनी से आया है बाहर, मतलब मार्केट में बिका है, कोई भी सेट ऐसा बचा नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 100% सभी सेट में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है।
बहुत सारे सेट को मैं रिकवर करके दे चुका हूँ और बहुत सारा अभी तक मेरे पास स्टॉक भी है और काम भी अभी तक आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन में सबसे पहले चार्जिंग एम्पियर मीटर पे आपको दिखाया कि कितना एम्पियर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। अभी मैं यूएसबी लगा के एक बार चेक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कोई पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए बैटरी लगा के भी चेक किया था, कोई पोर्ट नहीं बन रहा था यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में। अभी विदाउट बैटरी पे भी चेक किया या फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया, फिर भी कोई पोर्ट नहीं बन रहा है। लेकिन ये मोबाइल में जो प्रॉब्लम है आपको तो मालूम ही है, अगर टेक्नीशियन हैं, अगर आप व्यूअर हैं या फिर यूजर हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं तो ये वीडियो आप देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है तो 100% आएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर में फिर से दूसरा एक यूएसबी को कनेक्ट किया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कोई पोर्ट वगैरह नहीं बन रहा है। ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं अगर थोड़ा देर वेट करने के बाद कोई पोर्ट वगैरह बनेगा या फिर नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए मोबाइल को खोलने से पहले, रिपेयर करने से पहले प्राइमरी टेस्ट जितना भी है हमारा, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले मैं तो पोर्ट नहीं चेक किया था, पहले ये तो चेक नहीं किया था, वो चेक नहीं किया था, ऐसा मन में डाउट नहीं होना चाहिए। पहले से क्लियर कर दो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो। उसके बाद होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जो प्राइमरी टेस्ट है, प्राइमरी चेक है, उसको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो प्राइमरी टेस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दे के चेक करना चाहिए। बाद में आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि मैं ये तो चेक नहीं किया था, हो सकता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा माइंड में आ जाएगा तो फिर आप डाउट में या फिर सस्पेंस में रह जाएंगे और जो बनने वाला चीज़ है वो सस्पेंस में ही रहेगा। मतलब क्या हो सकता है प्रॉब्लम, आपके मन में भी क्वेश्चन मार्क रह जाएगा और मोबाइल भी, बनने वाला मोबाइल भी नहीं बन पाएगा। तो आपके माइंड को पूरा स्टेबल कीजिए और पूरा प्रॉपर फोकस करके, मतलब एक ही जगह पे ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना है। चलिए, यहाँ पे मैं इसका CPU रैम को रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व करने से पहले इसके ऊपर में कॉपर का सीट लगा है, देख सकते हैं। कॉपर का सीट को निकाल रहा हूँ, कितना हीट में और कितना टेम्परेचर में, एयर में आपके स्क्रीन में दे दिया हूँ। 280 टेम्परेचर रखा हूँ, 75 एयर रखा हूँ। और जो मैं SMD मशीन यूज कर रहा हूँ क्विक 2008 DW+ है। क्विक 2008 DW+ है। आपके स्क्रीन में इमेज लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। ये रियल टाइम टेम्परेचर का इमेज है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले कॉपर का सीट को मैं, देखिए यहाँ पे निकाला नहीं हूँ ना ही काटा हूँ, बस थोड़ा सा उखाड़ के UFS को कवर कर दिया हूँ। ठीक है, आपको भी इसी तरह सेम ऐसे ही काम करना है। उसके बाद देखिए ये जो रैम और CPU लगा है, पास पास में बहुत सारा कंपोनेंट लगा है और साइड में देखिए ग्लू भी लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम CPU रैम को निकालने से पहले चारों साइड में जितना भी ग्लू है इसको कट करेंगे। चलिए, एक साइड का ग्लू कट कर लिया हूँ मैं। यहाँ पे बोर्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करके दूसरा साइड का मैं ग्लू कट कर रहा हूँ। इसी तरह आपको चारों तरफ से, चारों साइड से CPU रैम का चारों साइड में जितना भी ग्लू लगा है, थोड़ा लगा है, ज़्यादा लगा है, जितना भी लगा है, आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखना है, ये ध्यान में देना है आपको, मतलब ये ध्यान रखना है बोर्ड में स्क्रैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा उम्मीद जगेगा कि ये मोबाइल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं चारों साइड का ग्लू कट कर लिया हूँ। टेम्परेचर और एयर ये दोनों आपके स्क्रीन में दे दिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे रैम और CPU को निकालेंगे। रैम और CPU को निकालने से पहले हमको हीट करना पड़ेगा। कितना हीट रखेंगे SMD का, अभी देखिए इस टाइप का एक ब्लेड लूँगा और इसके अंदर थोड़ा सा गैप है। हीट करने के बाद इसके अंदर ब्लेड को या फिर स्क्रैपर को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली रैम सेपरेट हो जाएगा CPU के ऊपर में जो लगा है बोर्ड से। ठीक है, बोर्ड में CPU लगा है, CPU के ऊपर में रैम लगा है। तो थोड़ा सा हीट करेंगे, 360 टेम्परेचर देंगे, एयर को 75 रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हीट, मतलब टाइमिंग क्या है क्या नहीं है
अब ये वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। देखिए अभी तक मैं यहाँ पे हीट नहीं किया हूँ। क्यों नॉर्मल वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए। अभी देखिए यहाँ पे मैं जो हीटिंग कर रहा हूँ लगभग 1 से 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास, मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर हीट करना है आपको। आप वीडियो देखिए, नॉर्मल वीडियो, आप टाइमिंग देख लीजिए आपके मोबाइल में या फिर जो भी जिस डिवाइस में आप देख रहे हैं, टाइमिंग को थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद कितना टाइम में रैम को निकालूंगा, ये भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा हीट करके प्री हीट करना है, मतलब डायरेक्टली रैम को हीट नहीं करना है। थोड़ा सा 360 टेम्परेचर रखें या फिर 300 रखें, 350 रखें, कोई मतलब नहीं है। 300 में रैम और सीपीयू कभी भी नहीं खुलेगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बताया जाता है कि 300 में भी सीपीयू रैम को रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्व करने की चीज़ अलग है, लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, 300 टेम्परेचर में कभी भी सीपीयू सेपरेट नहीं होगा। मैं देखा हूँ बहुत सारा यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मेंशन करते हैं कि 300 टेम्परेचर में आपको निकालना है सीपीयू को, रैम को। क्या 300 सीपीयू में कोई भाई करता है? मेरे को कमेंट में बताइए। हो सकता है उसका एसएमडी में मतलब कैलिब्रेट किया होगा, या फिर एसएमडी का टेम्परेचर बढ़ा दिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग में बात दूसरा और चला गया होता है। यहाँ पे मैं जो बात किया हूँ 1 से 1.5 मिनट के अंदर रैम सेपरेट हो गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीट कम करेंगे 360 जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी हीट, मतलब टेम्परेचर जो है 360 टेम्परेचर में रैम को अभी सेपरेट किया हूँ। अगर यहाँ पे 340 भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना कम टाइम में आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अभी ये सीपीयू को सेपरेट करते हैं बोर्ड से। ठीक है, देखिए सीपीयू का भी टेम्परेचर वही है, 360 टेम्परेचर रहेगा, AR75 रहेगा। आप हो सके तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे 400 टेम्परेचर में भी सीपीयू को निकाल सकता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए और प्रॉपरली गाइड करने के लिए जितना टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ वही टेम्परेचर आपके स्क्रीन में भी बताया हूँ, और मैं उसी टेम्परेचर में सीपीयू और रैम को सेपरेट भी किया हूँ। देखिए अभी भी वही सेम टाइम में 1 से 1.5 मिनट के अंदर मतलब ये सीपीयू भी बोर्ड से सेपरेट हो जाएगा। जो कि देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हीट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे रैम लगा था, जो पैड बना हुआ है, अभी देखिए धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती ये जो स्क्रैपर है या फिर ब्लेड है, जो भी है, जो भी कहते हैं आप, मैं तो स्क्रैपर भी कहता हूँ, ब्लेड भी कहता हूँ, इसको ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, अगर प्रॉपरली हीट हो जाएगा तो थोड़ा सा पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घुस नहीं रहा है। देखिए हल्का सा घुसा, लेकिन ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश ट्राई मत कीजिए। ठीक है, देखिए प्रॉपरली निकल गया। कोई इसमें ट्रिक्स नहीं, कोई इसमें जादू नहीं, कुछ भी नहीं है। आपका स्किल की बस कला है, स्किल की काम है, कुछ नहीं है, और टाइमिंग की खेल है। ठीक है, आपका स्किल देखिए, कोई भी काम को अगर बार बार दोहराएंगे, बार बार करेंगे, तो उसके ऊपर आपका जो हैंड स्किल है अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, ना कोई माँ के पेट से सीख के आता है, ना कोई यहाँ पे हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। बस आपको देखिए कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेके आइए। जब तक आप आपके टेबल पे या फिर आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपका स्किल होगा नहीं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा रन मारेंगे। देखिए सचिन तेंदुलकर जो हैं, सचिन तेंदुलकर कितना आज तक कितना बॉल खेले होंगे, कितना गेंद खेले होंगे, आपको पता है? तब जाके तो आज की डेट में मतलब वर्ल्ड का लेजेंड बने हैं, क्रिकेट का लेजेंड बने हैं। ऐसे ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ बैठेगा। कोई भी चीज़ है, खाली हम मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं ऐसा कुछ कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ में आप लिखने का काम स्टार्ट कीजिए। डेली एक कॉपी नहीं हुआ, मतलब 10, 15, 20 पेज अगर डेली हैंडराइटिंग करेंगे, आपका हैंडराइटिंग भी बहुत सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल बढ़ेगा, उतना आपका रिपेयर करने का ट्रिक्स भी आपको धीरे धीरे इम्प्रूव लगेगा।
ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है। इसका काम नहीं है बोलने से, देखिए सीपीयू को सेपरेट किया हूँ, रैम को सेपरेट किया हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करने के बाद रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने के बाद फिक्स करेंगे। यही चीज़ को अगर आप इंस्टीट्यूट में जाके सीख के आएंगे तो कम से कम 10 से 15 हज़ार लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे टेक्नीशियन को लूट रहे हैं मार्केट में। इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग किया जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सिखाया जाता है, लेकिन क्या ऑनलाइन में इस तरह गाइड करते हैं? कोई भाई अगर ट्रेनिंग करके, ऑनलाइन ट्रेनिंग करके मोबाइल शॉप खोले हैं या फिर मोबाइल का काम कर रहे हैं, तो मेरे को ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखना है, ना ही किसी को ब्लेम करना है, ना ही किसी को कुछ कहना है, ठीक है। बस इतना लिखना है, हाँ सर मैं इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आया हूँ और मैं काम परफेक्टली कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा कमेंट्स में बताइए। देखता हूँ कितना ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपका टेबल पे काम नहीं करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही डर डर के काम करेंगे, देखिए इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग भी डर रहे थे, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैं ये काम को कर रहा हूँ, डायरेक्टली आईफोन में शिफ्ट हो जाऊंगा या फिर आपको आईफोन में पकड़ा दूंगा, लेकिन कोई भी नया टेक्नीशियन को नया टेक्नोलॉजी तुरंत मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। एक दो बोर्ड में प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बोर्ड के ऊपर काम करेंगे तो आपका धीरे धीरे उसके अंदर काम करने का तरीका, काम करने का स्किल धीरे धीरे करके पता हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपका हाथ जो है और माइंड, ये दोनों ऑटोमेटिकली काम करेगा, ठीक है। कौन सा आईसी में कितना हीट रखना है, कौन सा आईसी के ऊपर कितना टेम्परेचर डालना है, कौन सा आईसी के ऊपर कितना टाइम ब्लोअर को रखना है, ये सब कुछ आपका माइंड और हाथ, मतलब हैंड और माइंड, ये दोनों ऑटोमेटिकली काम करेगा। उसको कहा जाता है स्किल, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ये जो सीपीयू को निकाला था, इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, मतलब क्लीन कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है। आज की डेट में पोको X3 प्रो ले लीजिए, पोको X4 ले लीजिए, पोको X5 ले लीजिए, X6 X7 तक भी ले लीजिए, जितना भी डेड केस आ रहा है सभी सेट में सीपीयू का ही मसला है, ठीक है। सीपीयू रैम का, जिसमें सिंगल चिप दिया है सीपीयू का प्रॉब्लम है, जिसमें डबल डेकर दिया है सीपीयू और रैम का इशू है। कोई सेट में पोको X3 प्रो ले लीजिए या फिर कोई भी सीरीज ले लीजिए, कोई सेट में, कोई हैंडसेट में UFS का भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पोको X3 प्रो में CPU और रैम का ही दिक्कत है। जितना भी पोको X3 प्रो में बनाया हूँ, लगभग 99% में CPU रैम को रिवॉल्व करने से सेट हो गया है। कोई सेट जो छेड़छाड़ होके मार्केट में या फिर दुकान से छेड़छाड़ होके आया है, उसमें क्या होता है, पावर IC, UFS, यानी कि UFS को तो रिवॉल्व करने से हो जाता है, लेकिन क्या है, प्रोग्रामिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करेंगे या फिर पार्टीशन में कुछ करप्शन आ जाने से भी डेड कंडीशन में चला जाता है। लेकिन वो सब CPU और रैम रिवॉल्व करने के बाद ये थर्ड काम जो रहता है UFS को प्रोग्रामिंग करना। मोस्टली 100 to 110% CPU रैम का ही पोको X3 प्रो में दिक्कत रहता है। चलिए यहाँ पे CPU को क्लीन कर दिया हूँ, देख सकते हैं। अभी इसका मैं GR वैल्यू चेक कर रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं प्रॉपरली आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 54 ओम्स के आसपास आ रहा है और उल्टा करने से 72 आ रहा है। यहाँ पे 59 के आसपास आ रहा है और उल्टा करने से 41। यहाँ पे 50 के आसपास आ रहा है और उल्टा करने से 46। मतलब कोई भी पेड में जो चेक कर रहा हूँ GR, यानी कि ये मतलब ये जो 4 कैप्स लगा था CPU के ऊपर में, वही CPU के ऊपर में जो 4 कैप्स लगा था, वो CPU के ऊपर में जो कैप्स लगा था वो शॉर्टिंग कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली GR आ रहा है। चलिए यहाँ पे अभी CPU को मैं रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व करने के बाद बोर्ड में फिक्स करेंगे और देखेंगे जो प्रॉब्लम
मतलब मेरे पास आया है डेड कंडीशन में, क्या यहाँ से फिक्स हो पाता है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मार्केट में बहुत सी जगह पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। आज की डेट में पान दुकान से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हो गया है और आज की डेट में टेक्नीशियन की कमी नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में कम से कम 100 के आसपास टेक्नीशियन है। सभी जगह पे काम हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली जहाँ पे काम हो रहा है वो मार्केट में, मतलब मार्केट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके मार्केट में 100 दुकान है, 100 दुकान से 2 ही दुकान में प्रॉपरली काम हो रहा होगा। एक एवरेज कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 ही दुकान है और 2 ही दुकान में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपके मार्केट में अगर 100 मोबाइल शॉप है, 100 में से मैक्सिमम 10 मोबाइल शॉप में अच्छा प्रॉपरली काम हो रहा होगा और बाकी जो 90 दुकान है मोबाइल का शॉप है वहाँ पे और क्या बताऊँगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को ट्रोल करना और किसी के बारे में बताना मेरे वीडियो का बनाने का मकसद नहीं है, लेकिन जो रियल फैक्ट है मैं वही चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो चलिए फ्रेश बोर्ड था, लेकिन और एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ, देख सकते हैं, जो आकाशदीप का आया था या फिर हाँ आकाशदीप का ही शायद था वो वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आपका वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह काम होके आ रहा है। देखिए मेरे पास जितना भी केस आता है मैक्सिमम 80% काम जो आता है अदर सब से रिटर्न होके आता है और 20% जो आता है मतलब इसी से फ्रेश बोर्ड आता है। ठीक है, तो फ्रेश बोर्ड का जितना भी होता है मैं जल्द से जल्द वीडियो बना देता हूँ, लेकिन जो रिटर्न वाला केस है या फिर कोई दुकान से छेड़छाड़ होके आया होता है उस कंडीशन में वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि काम भी मेरे पास कमी नहीं है, काम की कमी मतलब है ही नहीं, और थोड़ा सा इधर उधर का प्रॉब्लम भी चलता रहता है, तो वीडियो बनाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, काम इतना रहता है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन जो मेरे पास केस आया है ये केस में हम लोग मतलब देखिए ये तो फ्रेश बोर्ड था, सीपीयू को मैं प्रॉपरली रिवॉल्व कर दिया हूँ देखिए, और ये जो सीपीयू था इसका चारों पैड में भी एक बार जीआर लेके दिखा दिया हूँ, सीपीयू वगैरह शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लक्स डाल के ये बॉल को कैसे चमकाया हूँ। ठीक है, चलिए अभी ये रेडी टू यूज हो गया है। अभी ये सीपीयू को प्रॉपरली रिवॉल्व करके साइड में रखा हूँ। अभी ये बोर्ड को देख सकते हैं, बोर्ड अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ और यहाँ पे हो जाता है लाइट गोल। चलिए दोस्तों दोबारा से वीडियो को स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे सीपीयू को जैसे कंडीशन में रखा था वही कंडीशन में है, देख सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे रीसेट हो गया था, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। टेम्परेचर को फिर से सेट कर लिया हो। निकालने का टाइम में 360 टेम्परेचर रखा था और 75 में एआर को रखा था, लेकिन लगाने का टाइम में 75 एआर रखूँगा और 340 टेम्परेचर रखूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, 330 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 340 में इसको बैठा रहा हूँ, मतलब बोर्ड में इसको फिक्स कर रहा हूँ, ये सीपीयू को जो रिवॉल्व करके रखा था। चलिए इसको ऐसे राउंड शेप में चारों तरफ हीट करते जाना है। देखिए मैं एक्स्ट्रा फ्लक्स यहाँ पे लगाया नहीं हूँ, जितना भी मैं ये बॉल को फिनिशिंग देने का टाइम में फ्लक्स डाला था बस उतना ही फ्लक्स है, अभी और ज़्यादा डाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये सीपीयू के ऊपर में कितना फ्लक्स डालने से बोर्ड में अच्छे से बैठ सकता है। ठीक है, प्रॉपरली बैठ गया है, देख सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे एम्पियर कंजप्शन, पहले कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा था आपको पता ही है, करंट कंजप्शन आपको हेडिंग में दिखा दिया था। अभी देखिए विदाउट रैम पे कितना ले रहा है, 165 के आसपास ले रहा है, और यहाँ पे लाइट नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब सीपीयू और यूएफएस दोनों कॉम्बाइन हो गया है बोर्ड के साथ। ठीक है, बोर्ड में जो सीपीयू अभी बैठा है ये और यूएफएस दोनों कॉम्बाइन हो गया है, यानी कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, जिस कारण से यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा था और आपके स्क्रीन में जो चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक करके दिखाया वहाँ पे 160 के आसपास जाके स्टॉक हो रहा था। चलिए यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिल गया कि ये सीपीयू प्रॉपरली बोर्ड में फिक्स हो गया है। चलिए अभी रैम को रिवॉल्व कर लेते हैं। रैम को रिवॉल्व करने के बाद बैठा के देखेंगे
क्या कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा खींचता है, आपको पता ही है। अगर टेक्नीशियन है, अगर यूजर हैं यानी कि मोबाइल यूज करते हैं, तो ये वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसमें एक्चुअल में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो पोको X3 Pro लगभग 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ था, यानी कि 2020-21 की बात, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि 20 के अंदर ही लॉन्च हुआ होगा, क्योंकि 4-5 साल चल ही गया होगा। लेकिन आज की डेट में भी बहुत यूजर हैं जो कि पोको X3 Pro को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये दोबारा लाइट कट हो गया, फिर ये तीसरा बार वीडियो को रीशूट किया हूँ। जहाँ जहाँ से लाइट कट हुआ था वहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि बिना लाइट में हमारा काम होता नहीं। चलिए, यहाँ पे मैं रैम को रिवॉल्व करता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था कि पोको X3 Pro आज की डेट में भी बहुत सारे मार्केट में है, ठीक है। ये वीडियो को देखने के बाद अगर इनकेस आपके पास भी कोई या कभी भी पोको X3 Pro डेड कंडीशन में आता है, तो ये वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपरली रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा भी आपका हैंड स्किल अच्छा है तो, ठीक है। आप अगर छोटा मोटा आईसी कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा सीपीयू के ऊपर काम कर रहे हैं, आप डर रहे हैं डबल डेकर कैसे करना है, डबल डेकर पे डर लगता है, डबल डेकर के ऊपर काम करेंगे रिस्क रहता है, कोई कुछ नहीं है। आप बस पेशेंस के साथ और स्किल, ये दोनों होना चाहिए। आप पेशेंस के साथ काम कीजिए, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा 110%, ठीक है। कोई माँ की पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं मतलब धरती के ऊपर आए हैं तो यहाँ पे ही सब कुछ सीख के जाना पड़ता है, और सब यहीं पे सीखते हैं, यहीं पे सब कुछ छोड़ के जाते हैं। कहीं से कोई लेके आता नहीं और कहीं कोई भी लेके जा भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ऐसे ही हमको बनाए हैं। चलिए, तो जितना हम दूसरे से लिए हैं वही चीज़ आपको बांट रहा हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो इस तरह फ्री में बिल्कुल जितना भी मेरे को नॉलेज मिलता रहेगा मैं आपको देते रहूँगा। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और पेज को शेयर भी कर दीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे रैम को बैठाने के बाद प्रॉपरली यहाँ पे GR वगैरह तो आ रहा था, लेकिन जब तक चार्जिंग एम्पेयर मीटर में चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। चलिए, बोर्ड को यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन कर लेता हूँ, और ये जो कॉपर का सीट निकाला था इसको लगा दिया हूँ। अभी सबसे पहले चेक करेंगे चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे, देखिए कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। मतलब मोटा मोटी देखेंगे तो 0.0066767 इस टाइप का कुछ मिली एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेट जो है लो बूटिंग पे चला गया है, यानी कि इसका CPU तो जब हम लगा के चेक किए थे 160-170 के आसपास जाके नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रहा था, मतलब CPU तो प्रॉपर लगा था। यानी कि अभी जो रैम को मैं बैठाया हूँ ये रैम प्रॉपरली लगा नहीं है, या फिर रैम का कोई ना कोई पॉइंट में शॉर्टिंग आ गया है, जिस कारण से लो बूटिंग केस में चला गया है। चलिए इसको भी दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको हीट करके इस तरह ब्लेड से, देखिए जो साइड का ग्लू कटिंग किया था वही वाला ब्लेड से मैं इसको रिमूव करके दिखाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट ये रैम के अंदर शॉर्टिंग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही टेम्परेचर में निकाल रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल प्रॉपरली। देखिए, रैम को मैं सेपरेट कर लिया हूँ। अभी एम्पेयर मीटर में चेक करेंगे, ठीक है। एम्पेयर मीटर में चेक करेंगे क्या अभी भी शॉर्टिंग है, अगर है तो है कहाँ ये भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे। पहले मैं रैम को साइड में रख लेता हूँ ताकि हाथ में लगने से गिर विर ना जाए। देखिए, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये साइड में देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, देखिए
कोई भी बॉल्स आपस में जुड़ा नहीं है। लेकिन ये कॉर्नर में देखिए एक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट आपस में जुड़ गया है। थोड़ा सा मैं ये फ्रेम में फिक्स कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या अभी भी ये शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग है तो इसको आपके सामने ही लाइव रिमूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती और मोबाइल कंप्लीटली डेड, यही है। मतलब एक बॉल ही तो जुड़ा है और कुछ शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। देखिए बोर्ड को यहाँ पे मैं कूल डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बॉल दिख रहा है देखिए, ये जो बॉल आपस में जुड़ा है मतलब ये दोनों बॉल ही आपस में जुड़ गया है। और एम्पियर मीटर में ध्यान दीजिए अभी लो बूटिंग पे है। अभी देखिए 167 के आसपास आके स्टॉक हो गया है। इसका मतलब यही दोनों पॉइंट जो था ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ गया था, जिस कारण से लो बूटिंग यानी कि शॉर्टिंग हो रहा था। तो 100% जाहिर सी बात है अगर मोबाइल के अंदर कहीं भी शॉर्टिंग होता है तो पावर आईसी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा या फिर वोल्टेज आउट नहीं करेगा, जिस कंडीशन में हमारा लो बूटिंग केस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल जो प्रॉब्लम था ये तो सॉर्ट आउट हो गया। मतलब रैम को जो बैठाया था और पर्टिकुलर वही पॉइंट ही शॉर्ट हो गया था, जिस कारण से ये लो बूटिंग पे चला गया था। तो यहाँ पे वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ और यहाँ पे रैम को दोबारा से रिवॉल्व करके बोर्ड में फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें रिजल्ट क्या आता है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। आज की डेट में बहुत सारे टेक्नीशियन पोको X3 के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर पोको X3 में जो CPU रैम लगा है रिवॉल्विंग कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली नहीं पता है। मतलब रिवॉल्व तो कर लेते हैं, CPU को रिवॉल्व कर लेते हैं, बैठा भी देते हैं, रैम को भी रिवॉल्व करके बैठा देते हैं, लेकिन अगर इस टाइप का केस हो जाता है तो फिर उनका दिमाग में मतलब होता नहीं या फिर दिमाग में आता नहीं कि हो सकता है मैं रैम को लगाया हूँ, रैम शॉर्ट हो गया है। ऐसा नहीं सोचते, डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारा केस आया था और बहुत सारे केस को मैं हैंडल करके ये चीज़ बना रहा हूँ। मतलब ये तो फ्रेश बोर्ड में काम कर रहा था, लेकिन जिस तरह केस आता है वही केस मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो लाइफ मतलब जैसे काम कर रहा हूँ यही प्रॉब्लम हुआ तो मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है ना, ऐसा तो कोई ये नहीं है। और जो काम मैं कर रहा हूँ ये क्या गलत काम कर रहा हूँ या फिर सही से काम कर रहा हूँ, स्किल तो अच्छा है कि नहीं है आप कमेंट में बताइए। प्रॉपर तो काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नया नया काम कर रहा हूँ। मैं लगभग टाइमिंग नहीं बताऊँगा अभी, छोड़िए। प्रॉपर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रेगुलर काम करके भी हमारे से भी गलती हो रहा है। यानी कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक ही बॉल मतलब 2 बॉल आपस में जुड़ गया था। तो क्या जितना भी बॉल बना था सब सही बॉल बना था, वो बस बॉल बड़ा हो गया था या फिर आपस में शॉर्ट हो गया था? ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, रिवॉल्व प्रॉपरली कर लेने से भी क्या होता है, अभी मान लीजिए वहीं पे पहले से थोड़ा बहुत टीन लग गया होगा या फिर थोड़ा सा जो रैम को रिवॉल्व किया था वहाँ पे थोड़ा हल्का सा भी ओवर हो गया होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है जब रैम को बैठाते हैं बोर्ड में तब हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में। तो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो चीज़ को फिक्स करना भी आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे चाहता तो दोनों को रिवॉल्व कर सकता था, लेकिन मेरे को डाउट हुआ कि रैम को ही रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम फिक्स होगा, उसीलिए ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का केस आता है, रैम को रिवॉल्व करने के बाद CPU को रिवॉल्व करने के बाद अगर लो बूटिंग पे चला जाता है, तो एक बार रैम के ऊपर फोकस कीजिए या फिर रैम के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जिस तरह निकाला हूँ रैम को एक ब्लेड से, आपको प्रॉपर पूरा नहीं निकालना है। ठीक है, CPU को रैम को पूरा उठाना नहीं है, ओनली रैम को हल्का सा उठा दीजिए और उसके बाद चेक कीजिए एम्पियर कंजप्शन। ठीक है, एम्पियर कंजप्शन कितना ले रहा है। अभी देखिए मेरे यहाँ पे ये बोर्ड का एम्पियर कंजप्शन जो है 161 165 इस टाइप का है, 160 के आसपास जा रहा है और जो नोटिफिकेशन लाइट है फ्लक्चुएट हो रहा है। बस वही आपके केस में भी होगा। विदाउट रैम पे अगर CPU को लगा दिए हैं और उसके बाद रैम लगाने के बाद अगर लो बूटिंग पे चला जाता है तो उस कंडीशन में तो लो बूटिंग का ही एम्पियर कंजम्पशन होगा, जितना 0.1 0.2 0.3 इस टाइप का कुछ एम्पियर कंज्यूम करेगा।
लेकिन रैम लगाने के बाद अगर प्रॉपर एम्पियर कंजप्शन ले रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका रैम और सीपीयू प्रॉपरली लग गया है। लो बूटिंग पे जा रहा है तो एक बार ओनली रैम को रिमूव करके चेक करें नीचे पैड का कंडीशन। ठीक है, पैड का कंडीशन चेक करने के बाद आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे पोको का लोगो आ गया और एम्पियर कंजप्शन देख सकते हैं 1.5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ये बैटरी में चार्ज भी है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि जो मैं रैम को रिवॉल्व करके लगाया था आपस में 2 बोल्ट जुड़ गया था, जिस कारण से लो बूटिंग में चला गया था। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, जो मार्केट में नया काम कर रहे हैं या फिर नया नया टेक्नीशियन अभी अभी ये लाइन में जुड़े हैं या फिर मदरबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच पाएगा तो उनके लिए एक अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि मार्केट में इस तरह वीडियो आज की डेट में नहीं मिलता। ये सब पेड कंटेंट है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज़ आप इंस्टीट्यूट में जाके सीखेंगे 12 से 15 हज़ार लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स करेंगे 6 से 8 हज़ार लेते हैं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ आपको रियलिटी में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सक्सेसफुली ये मोबाइल रिकवर हो गया है। अगर आप भी इस तरह मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ और आपके स्क्रीन में जो नंबर दे रहा हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में मेरे से कांटेक्ट करके मेरे पास भेज सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है तो एड्रेस में मेरे पास भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।